नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इससे जुड़ी एक खबर बता देना चाहता हूं, तो उस पर जरा गौर फरमाइएगा। जैसा कि हमने बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में केंद्र राज्य संबंध कराएंगे, लेकिन मैं केंद्र राज्य संबंध नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। इसके पीछे ये कारण है कि केंद्र राज्य संबंध जो एक बहुत मेन चैप्टर है पॉलिटी का, और सारे ही चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो मैं इससे पहले जितने भी पॉलिटी के बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको हम एक एक दिन में खत्म कर सकते हैं, उनको मैं कराना ज्यादा बेहतर समझूंगा। क्योंकि वो चैप्टर अपने आप में एक बर्डन भी बनाते हैं पॉलिटी पर कि सर इतने चैप्टर हैं, कैसे होंगे, कब तक हो जाएगा सिलेबस। ये सारी चीजें एक विद्यार्थी की, स्टूडेंट की समस्या होती है। खैर हमारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समय पर पूरा सिलेबस करा सके। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पॉलिटी में उन छोटे छोटे चैप्टरों को पहले कंप्लीट कर लें, ताकि हमारी नॉलेज भी बूस्ट हो जाए, हमारा बर्डन भी कम हो जाए, और हमारे आने वाले एग्जाम में, जैसे कि अभी देखा है मैंने कि छोटे छोटे चैप्टरों से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो देखो, चैप्टर तो मुझे कराना ही है, पूरी पॉलिटी जब मुझे करानी है तो उससे जुड़े सारे चैप्टर मुझे कराने हैं, सारे टॉपिक्स मुझे कराने हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले छोटे चैप्टर को कंप्लीट कर लें, तो इसलिए हम छोटे चैप्टर को पहले ला रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, एक दिन का चैप्टर है। यूपीएससी का है, यूपीएससी चैप्टर है, एक दिन का है। पब्लिक सर्विस जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उनका एक चैप्टर है, एक एक दिन का है। तो इसलिए छोटे छोटे चैप्टरों को जल्दी करा देंगे तो बर्डन भी कम हो जाएगा और मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस भी रहेंगे। तो चलिए, ऐसे ही छोटे चैप्टर की बात करें तो मैं आज लोक सेवाओं की बात करता हूं। ठीक है, यानी पब्लिक सर्विसेज की बात करता हूं। ये पब्लिक सर्विसेज हमारे संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान रखती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई संविधान में इनकी कोई जगह ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस पब्लिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो, और चाहे वो अखिल भारतीय सेवा हो, हमारे भारत में 3 प्रकार की लोक सेवाएं काम करती हैं। पहली सेवा है अखिल भारतीय सेवा, दूसरी सेवा है राज्य सेवाएं, और तीसरी है केंद्रीय सेवाएं। तो ये तीनों जो सेवाएं हैं, ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करती हैं, या दोनों के लिए काम करती हैं। और हमारे संविधान में इनकी कहां स्थान इनको दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में इनको जगह दी गई है, और कौन से भाग में इनको जगह दी गई है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है लोक सेवाएं। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें तो संविधान के भाग 17 यानी 308 से लेकर 312 तक इनका प्रावधान दिया गया है। तो चलिए पहले लोक सेवाएं चैप्टर डाल लेते हैं, फिर लोक सेवाएं से हम धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ आएंगे, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आएंगे, फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ आएंगे। ओके, तो लोक सेवाओं की बात करें हम, तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में मैं लोक सेवाओं नाम का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। लोक सेवाएं, जब इंडियन पॉलिटी में लोक सेवाओं की मैं बात करता हूं, तो लोक सेवाओं का मतलब होता है पब्लिक सर्विसेज। ये पब्लिक सर्विसेज इसलिए कही जाती हैं क्योंकि आप जनता के लिए काम करते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, तो आपको एक बात याद रखनी है, आप सरकार के नौकर तो हैं ही, लेकिन जनता के समर्थक भी हैं। आप जनता के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी सेवा हो। यानी लोक सेवाओं में वे सेवाएं जो पब्लिक के लिए काम करती हैं, जो पब्लिक के डिमांड के अनुरूप काम करती हैं, वो लोक सेवाएं कहलाती हैं। तो इनको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज। चलिए, तो पब्लिक सर्विसेज में कितनी कितनी सेवाएं और कौन से अनुच्छेद में ये आती है। तो आपको पता है कि लोक सेवाओं की बात करें तो ये संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में, और अनुच्छेद है इनका 308 से लेकर 312। अनुच्छेद है 308 से लेकर 312 तक। 308 से लेकर 312 तक इनका पूरा वर्णन दिया गया है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, क्योंकि यह भी एक चैप्टर है अपने आप में, और इसका कोई भी अनुच्छेद आपको आ सकता है। कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम आ चुका है, उसकी डेट आ चुकी है। यूपी पीसीएस, जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस गद्दी का इंतजार देख रहे हैं आप, उस गद्दी के लिए पहले गद्दी को जानना बहुत जरूरी है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि आप जिस गद्दी के लिए बने हैं या जिस गद्दी के लिए प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस गद्दी के बारे में आप जाने ही नहीं कि वो गद्दी क्या काम करती है, क्या संविधान में उसके बारे में दे रखा है, क्या उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, क्या उसके वर्क है, वो कैसे काम कर सकती है, कैसे काम नहीं कर सकती, कैसे प्रोसेस होती है,
ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। तो संविधान के भाग 17 में 308 से लेकर 312 तक इसका प्रावधान दिया गया है हमारे भारत की जितनी भी पब्लिक सर्विसेज काम करती हैं। तो अब बताया जाता है कि भारत के संविधान में लोक सेवाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है बच्चों। लोक सेवाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो लोक सेवाओं को 3 प्रकार से बांटा गया, यानी पहली सेवा आती है अखिल भारतीय सेवाएं। पहली है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरे प्रकार की सेवा आती है राज्य सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं। और तीसरे प्रकार की सेवा आती है केंद्रीय सेवाएं। तो ये हैं हमारी 3 प्रकार की सेवाएं जो हमारे भारत के संविधान में जिन्हें लोक सेवाएं कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा, एक है राज्य सिविल सेवा और एक है केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं को इंग्लिश में कहा जाता है ऑल इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज। और एक है राज्य सिविल सेवाएं, इनको कहते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज। और एक आती है केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल सर्विसेज। अब चलते हैं एक एक डेफिनेशन पर। तो पहले आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर। ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, यानी ऑल इंडियन सर्विसेज का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोक सेवाएं पढ़ा रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज पढ़ा रहे हैं। ये संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 308 से लेकर 312 तक इनका प्रावधान दिया गया है। और हमारे भारत के संविधान में, हमारे भारत में 3 प्रकार की लोक सेवाएं काम करती हैं। पहली है ऑल इंडियन सर्विसेज, दूसरी है स्टेट सिविल सर्विसेज और तीसरी है सेंट्रल सर्विसेज। आज बात करेंगे पहले की बात। तो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज का मतलब होता है बच्चों कि वे सेवाएं जिनकी नियुक्ति और जिनका प्रशिक्षण तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति और प्रशिक्षण के बाद वे सेवाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए काम करती हैं, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। आपको पता है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप वन सेवा आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी को पता है, ठीक है। जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद या तो आप आईएएस बनते हैं, अच्छी रैंक है तो, उसके बाद यदि आपकी अच्छी रैंक नहीं है या जिसका मन है आईपीएस लेने का तो वो आईपीएस बनता है और या फिर आईएफएस बनता है। हालांकि आईएफएस का एग्जाम थोड़ा अलग होता है, प्री मेंस अलग होते हैं उनके, लेकिन वो आता यूपीएससी में ही है। तो ये जो हमारे आईएएस आईपीएस की बात करें, हमारे पास आईएएस का एग्जाम है, एक आईपीएस है और एक है आईएफएस। तो ये 3 जो सेवाएं हैं, इनको भारत की अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है, ऑल इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। ऑल इंडियन सर्विसेज का मतलब होता है कि वे सर्विसेज यानी वे सेवाएं जो जिनकी नियुक्ति और जिनका प्रशिक्षण, जिनकी अपॉइंटमेंट और जिनका ट्रेनिंग तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रशिक्षण और नियुक्ति के बाद जो अपनी सेवाएं केंद्र और राज्य के लिए दोनों के लिए देते हैं, उन सेवाओं को हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। जैसे आईएएस की बात करें, आईएएस की नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है और यूपीएससी केंद्र सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। किसमें आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी को ऑपरेट करता है और वही यूपीएससी आईएएस आईपीएस आईएफएस की परीक्षा लेता है। इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब आपका ट्रेनिंग होता है मसूरी में, आईपीएस का होता है हैदराबाद में, तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है, जिसको आप लवासना कहते हैं। आईएएस की ट्रेनिंग होती है वहां पर लवासना में, तो वहां पर कुल मिलाकर यानी उसकी तैयारी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद और एग्जाम पास करने के बाद भी आपको कैडर, जो कैडर मिलता है वो भी वहीं से मिलता है। यूपीएससी ही आपको कैडर अलॉट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैडर को अलॉट करती है कि आप राजस्थान में काम करेंगे, आप महाराष्ट्र में काम करेंगे या कोई तमिलनाडु में काम करेगा। लेकिन ये तीनों चीज होने के बाद, कैडर मिलने के बाद यानी नियुक्ति मिलने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद और एग्जाम पास करने के बाद, तीनों घटनाओं के बाद जब आप स्टेट में जाते हैं और स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, तो उस स्टेट का मुख्यमंत्री आपको ऑपरेट करता है, यानी आप अपने मुख्यमंत्री के लिए काम करते हैं और मुख्यमंत्री की जो भी रिपोर्ट होती है फिर आप उसे केंद्र सरकार के पास भेजते हैं। तो कुल मिलाकर आप दोनों सरकारों को ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों सरकारें आपको ऑपरेट करती हैं और आप उनके लिए ही काम करते हैं।
कभी भी एक आईएएस ऑफिसर अपने जिले में बैठकर मुख्यमंत्री के फैसलों की अवहेलना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा एग्जाम तो सेंट्रल ने लिया था, मेरा अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल ने लिया था और मेरी ट्रेनिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराई थी, मैं मुख्यमंत्री की बात क्यों मानूं? नहीं, यह असंवैधानिक है। यदि कोई भी आईएएस अपने जिले में ऐसा करता है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर की या किसी भी एमएलए की बात को नहीं मानेगा, तो यह असंवैधानिक है। वो अपने काम के साथ क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है। कुल मिला के ऐसी बात कही जाती है। हालांकि आईएएस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण वो केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का इतना नहीं होता। जैसे कि आपको बताया जाएगा आगे चैप्टर में कि राज्य सरकारें एक आईएएस को बर्खास्त नहीं कर सकती। यदि राज्य सरकार ने यह ठाना है कि ये आईएएस नहीं रहना चाहिए, तो उसके ठाने या ना ठानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य का राज्यपाल ये कभी चाहते और ना चाहते हुए भी किसी भी आईएएस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे पद से हटा नहीं सकते। और वैसे भी एक ब्यूरोक्रेट को पद से हटाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, याद रखना। मैं तो आईएएस की बात कर रहा हूं, एक सरकारी टीचर भी है ना, कोई सरकारी कर्मचारी है। देखो याद रखना, हमारे भारत में सरकारी नौकरी पर लगना बहुत कठिन है। लगना जितना कठिन है ना, उतना ही हटना कठिन है। यदि आप सरकारी नौकरी पर चढ़ गए और सरकारी नौकरी पर चढ़ने के बाद आप पे कोई ऐसा केस लग गया है, जैसे मान लो बहुत क्रूशियल केस है, जैसे कि बलात्कार का केस आप पर लग गया है ना, यौन शोषण का आप पर केस लग चुका है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है आप पर, या कोई रेप का केस आप पर लग चुका है, या कोई भ्रष्टाचार का केस लग चुका है जिसमें आप एंटी करप्शन पे केस में आ चुके हो, तो उस केसेस में हटने के चांसेस होते हैं। बाकी किसी भी केसेस में हटने के चांसेस नहीं होते। सरकारी नौकरी पर लगना जितना कठिन है, उतना ही सरकारी नौकरी से उतरना भी उतना ही कठिन है। लेकिन हां, असंभव नहीं है। यह नहीं कह सकते कि अब तो मैं सरकारी नौकरी पर लग चुका हूं, अब मुझे कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। यह बात कभी मत कह देना, क्योंकि हमारे देश में राजनीति काम करती है और राजनीति एक ऐसा पत्ता है, एक ऐसे ताश का पत्ता है जो आपको कभी भी मात दे सकता है। याद रखना, आईएएस किसी मिनिस्टर से, किसी एमएलए से, किसी एमपी से कोई दुश्मनी मोल ले लेता है ना, तो मैं बता रहा हूं, एमएलए चाहे राज्य सरकार का एमएलए है वो, लेकिन उसकी ताकत केंद्र सरकार तक होती है। और केंद्र सरकार तक कोई भी बात पहुंच गई और आप किसी भी आईएएस ने उसके फेवर में कोई भी बात नहीं मानी, तो आजकल हमारी राजनीति इतनी बुरी हो गई है कि एक ब्यूरोक्रेट को बख्शा नहीं जाता। हां बिल्कुल, इस बात को भूल जाइए कि हम आईएएस हैं तो हम ही सर्वे सर्वा हैं, ये बात भूल जाना, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। बस आपको जो अपना काम दिया गया है उसे ईमानदारी से करें, और आपको भी पता है कि वहां पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति 100% ईमानदार नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ये यथार्थ है। मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे भ्रष्टाचार करें। जितने भी एस्पिरेंटों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आईएएस क्यों बनना है, मैं बता रहा हूं 95% व्यक्ति झूठ बोलते हैं कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। यह सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा वाहियात झूठ है। कोई देश की सेवा नहीं करनी है। एक आईएएस वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, उन्नति के लिए आईएएस बनता है, सीधी बात है। वरना आजकल एक मूवी चल रही है ना आजकल कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये मूवी भी आई थी, इसके ऊपर आज एक सीरीज भी आई है, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं कुछ, यानी अपमान का बदला। और आजकल तो बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये जो बच्चे हैं ना यहाँ के बच्चे केवल आईएएस और आईएएस अपनी एक्स से बदला लेने के लिए बनते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तो मूवी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इस चीज को। अरे एक्स से बदला लेना है नहीं लेना ये बात की बात है, लेकिन पहले आपको आईएएस बनना क्यों है ये तय करिए। खैर, ये चर्चाएं तो चलती रहेंगी। तो अखिल भारतीय सेवाओं में आपने बताया, तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं एक बार। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वे सेवाएं, या फिर अलग से लिखते हैं इसको, चलिए फिर यहां मिक्स हो जाएगा बहुत सारा। तो डालेंगे पहला अखिल भारतीय सेवाएं, पहला आएगा अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में आएगा वे सेवाएं जिनकी परीक्षा, वे सेवाएं जिनकी परीक्षाएं, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाए
केंद्र सरकार के द्वारा की जाए, केंद्र सरकार के द्वारा की जाए, लेकिन ये सेवाएं केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए कार्य करती हैं, दोनों के लिए कार्य करती हैं। उन्हें कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। बहुत अच्छे, तो परिभाषा समझ में आ गई आप सभी को। तो ये थी अखिल भारतीय सेवाएं। ओके, अब जैसे कि थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं बच्चों, क्योंकि इतिहास बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आईएएस जो था, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है, इसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है, आईएएस का जो एग्जाम आपका होता है यूपीएससी के थ्रू, उसको पहले आईएएस नहीं, 1947 में आईएएस को आईसीएस के नाम से जाना जाता था। यानी 1947 में बताया जाता है कि 1947 के समय इस आईएएस को आईएएस नहीं बल्कि आईसीएस के नाम से जाना जाता था, और आईसीएस को कहते थे इंडियन सिविल सर्विसेज। ये थी, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से 1947 में इसको जाना जाता था, और 1947 के बाद इस आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस कर दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। चलिए, यानी भारत की आजादी के बाद। उसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट, जैसे एक होता है आईपीएस। आपको पता है कि आईपीएस का एग्जाम वही आईएएस का एग्जाम होता है, लेकिन इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है दोनों को। तो आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस की बात करें तो इंडियन पुलिस सर्विस को पहले 1947 से पहले या 1947 तक इसको इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था, भारतीय पुलिस के नाम से जाना जाता था। तो चलिए, इंडियन पुलिस की मैं बात करूं तो इंडियन पुलिस सर्विस, और इंडियन पुलिस जो सर्विस है, इसको 1947 में इसको भी इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था, इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। तो आईएएस और आईपीएस दो ही सेवाएं काम करती थी। आज आप जो यूपीएससी के एग्जाम में जो भारतीय वन सेवा की जो परीक्षा होती है, वो 1947 में नहीं होती थी, लेकिन 1964 में नेहरू के कार्यकाल में एक अखिल भारतीय सेवा और जोड़ी गई, जिसका नाम है भारतीय वन सेवा। चलिए, तो उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट, एक सेवा और है जिसको कहते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इसको 1964 में बनाया गया। 1964 में इसका गठन किया गया, यानी 1964 में एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। ठीक है, का गठन किया गया। तो यह थी पूरी प्रक्रिया आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की, यानी भारत सरकार के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया, जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा गया, आईएफएस। और इसका एग्जाम भी यूपीएससी अलग से कंडक्ट कराती है। आईएफएस का मेंस, आईएफएस का प्रीलिम्स, ये सारे अलग अलग होते हैं। पहले यूपीएससी क्या करता था, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीनों के एग्जाम एक साथ कराता था। आज यूपीएससी क्या करता है, आईएएस और आईपीएस की परीक्षा तो एक ही होती है, ठीक है, वो चॉइस का मामला आ जाता है कि आपको क्या बनना है। लेकिन आईएफएस का प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें अलग होती हैं। इसकी लिस्ट भी, यानी इसकी जब शॉर्ट लिस्टेड जब लिस्ट आती है तो वो भी अलग आती है, इसकी कट ऑफ अलग निकलती है, सारी प्रोसेस अलग होती है। लेकिन बस एग्जाम कंडक्ट कराने का काम यूपीएससी ही करती है। बस इतना सा इसमें और इसमें अंतर है, बस इसकी परीक्षा अलग से होती है, लेकिन सारा जो पूरा कार्यक्रम है वो आईएएस और आईपीएस के समान यूपीएससी ही कराती है। तो इन सभी एग्जामों को कराने का काम कौन करती है, यूपीएससी करती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे संविधान में। ओके,
तो ये था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये हमारी भारत सरकार जब नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है तो इसके पास ऐसी कौन सी पावर है जो ऐसा कर सकती है। देखो, राज्यसभा का एक आर्टिकल है 312। 312 आर्टिकल राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि राज्यसभा चाहे तो भारत के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। मुझे एक वीडियो मेरे सामने आती है और उस वीडियो ने मुझे दहला दिया है अंदर से। आज हमारे देश की यह विडंबना है। मैं टीचर हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, तो एजुकेटर होने के नाते मैं ये बताना ज्यादा उचित समझता हूं कि मुझे ये बोलना तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन एक एजुकेटर है, एक टीचिंग है। मैं ये बोलूंगा कि नेहरू के समय में एक छोटी सी गलती हो गई, और छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। नेहरू जी के कार्यकाल में जब एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा रहा था, आईएफएस, भारतीय वन सेवा का गठन किया जा रहा था और कर भी दिया था। भारतीय वन सेवा का गठन तो करना ही कर था, जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वनों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पशु जीव जंतु इनकी सुरक्षा भी करना उतनी ही लाजमी बात है प्रकृति के लिए भी। तो भारतीय वन सेवा का गठन करना कोई गलत कदम नहीं था नेहरू जी का। लेकिन नेहरू जी एक काम और कर देते तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा काम होता। और नेहरू जी क्यों करते? मैं तो कह रहा हूं कि आज की सरकार भी ये काम कर सकती है। आज की राज्यसभा ये चाहे कि भारत के लिए एक और नई अखिल भारतीय सेवा बनाए, तो मैं अपनी भारत सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूं कि वो बनाए तो आईटीएस बना दे बस। आईटीएस का मतलब होता है इंडियन टीचिंग सर्विस। आज आपको पता है हमारे देश की विडंबना, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर पूरे भारत के शासन की बात कर रहा हूं। हमारे भारत की शासन और हमारे भारत की परंपरा की यह दुर्भावना है कि आज हमारे भारत में कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता, कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता। आप किसी से पूछ लीजिए। मैं गवर्नमेंट प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, मैं केवल जनरली प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति टीचर नहीं बनना चाहता। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बनना चाहते हैं, बहुत कम लोग। किसी से पूछो तो बस एक ही रट लगी बैठी है। मैं किसी भी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा कि आप ऐसा क्यों बनना चाह रहे हो। अच्छी बात है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूं इस चीज को। लेकिन आज कल ऐसा हो रहा है कि 95 और 96% लोग आईएएस ही बन रहे हैं। मुझे समझ में यह नहीं आ रहा कि आईएएस में ऐसा क्या है। देखो, आईएएस में दो चीज है। आईएएस, मान लो एक व्यक्ति है, या तो वो आईएएस बनता है कि उसका हॉबी है, वो पावर में आना चाहता है, ठीक है, या वो कुछ समाज के लिए करना चाहता है, या वो आईएएस इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो खुद पिछड़ी जाति से, उसके साथ जो बचपन में हुआ, जो जवानी में उसके साथ हुआ, लोग उसको अपने साथ बैठाते नहीं थे, ठीक है, लोग उसको धुक्कारते थे, उसकी फैमिली को बदनाम करते थे, तो उसको ऐसा लगा कि यदि मैं आईएएस नहीं बना तो मेरा परिवार और गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, आईएएस बनने की ठानी, ताकि मैं आईएएस बनूंगा तो ऐसे हजारों परिवारों को मैं बचाऊंगा। ऐसे हजार परिवार जो आज कुएं और खाई के बीच में खड़े हैं, उनको मैं समेट कर लाऊंगा और उनके जैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हें स्कूल भेजने का काम करूंगा। तो एक आईएएस तो वो इसलिए बन रहा है। लेकिन दूसरे प्रकार का आदमी आईएएस इसलिए बन रहा है क्योंकि गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, पावर मिलती है, सम्मान तो मिलता ही मिलता है, पैसा तो अथा मिलता है, और एक स्टेटस के लिए बनना चाहता है। आजकल स्टेटस की होड़ के लिए जो लोग आईएएस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो जबरन अपने साथ आईएएस की तैयारी करवाना चाहते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है और सच बात है। मैं दो प्रकार के व्यक्ति बताए। एक आईएएस इसलिए बनना चाहता है कि वो अपनी तो उन्नति करना ही चाहता है, लेकिन अपने जैसे समाज की भी उन्नति करना चाहता है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत क्या थी? नहीं पढ़ते। उस समय दलितों को वैसे भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर बीआर अंबेडकर क्यों पढ़े? डॉक्टर बीआर अंबेडकर इसलिए पढ़े क्योंकि वो उस समाज से आते थे जहां पर अत्याचार, उनके साथ अत्याचार होता था, शोषण होता था, छुआछूत होती थी ऐसे, और उनको तिरस्कार की भावना झेलनी पड़ती थी। उनको अपने पास कोई नहीं बैठाता था। जब भी वो क्लास में जाते, टीचर उनको इसलिए भगा देता था क्योंकि वो दलित हैं। ये सारी चीजें झेलने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि मैं नहीं पढ़ा तो मेरा समाज अंधकार में चला जाएगा। डॉक्टर बीआर अंबेडकर अपने स्टेटस के लिए कभी नहीं पढ़े।
कि मैं स्टेटस बनाऊंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं संविधान बनाऊंगा, जबकि उनको पता ही नहीं था कि मैं संविधान बनाने के काबिल भी हूं या नहीं। एक्चुअली में उस समय की कहानी बता रहा हूं, उनको पता भी नहीं था कि मैं भी कभी देश का संविधान बनाऊंगा, किसी देश का। तो ये बातें आपको दिल छूने वाली बात है। आप कभी बैठ के सोचना कि आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। जब किताबें उठाना, जब तैयारी करना, मेरा मानना यह है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी एस्पिरेंट को सबसे पहले जिस भी क्षेत्र में जाना है उससे यह पूछना कि भाई तुम इस क्षेत्र में ही क्यों जाना चाहते हो। उसके बाद दो ही आंसर होंगे, या तो वो अपने अनुभव के आधार पर आंसर करेगा, या फिर वो ऐसे ही फेंकू इंसान है, जैसे कहते हैं ना फेंकू वाला। आज हमारे देश की मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारी भारत सरकार, जिसके पास ये संवैधानिक शक्ति है कि वो एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, तो मैं अपने भारत सरकार और अभी की वर्तमान भारत सरकार से अपील करता हूं, क्योंकि पिछली सरकारें जो करके गई और जो नहीं करके गई, हम उनकी बात तो करेंगे ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं अस्तित्व में। लेकिन मैं अभी की सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश में एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करे, और जिसको कहते हैं आईटीएस, इंडियन टीचिंग सर्विस। क्योंकि आज हमारे देश में शिक्षकों की कमी इतनी हो गई है, आप देख सकते हैं शिक्षक ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं भाई साहब। इसलिए जो सिंसियर टीचर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिनमें हम भी शामिल हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं कि हमेशा जो सिंसियर टीचर की बात करते हैं, जो वास्तव में अध्यापक होते हैं, उनकी बहुत कमी है हमारे देश में। इसलिए हमारी भारत सरकार को एक ऐसी सर्विस बनानी चाहिए। लोग टीचर बनने की सोचें। पता है टीचर आज हमारे समाज में इतना असहाय, इतना गरीब अपने आप को महसूस करता है क्योंकि उसे फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती। बताइए, बल्कि शिक्षक का दर्जा हमारे देश में सबसे ऊंचा होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके माता पिता के बाद आपकी कामयाबी पर सबसे ज्यादा खुश होता है। शिक्षक ऐसा प्रोफेशन है और शिक्षक ही इस दुनिया को बनाता है। अभी आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने टीचर से मिले थे, जिस वो टीचर से स्कूल में पढ़े थे। जैसे ही टीचर को देखा, पैर छू लिए। भारत का उपराष्ट्रपति पैर छू रहा है। हालांकि मुझे तो शौक नहीं लगा, लेकिन लोगों को शौक लगा। अरे उपराष्ट्रपति है, अरे उपराष्ट्रपति तो क्या हुआ, एक टीचर के लिए तो हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा ना, एक टीचर के लिए तो हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा ना जगदीप धनखड़। अब भारत के उपराष्ट्रपति तो वो उनका पद है, वो उनकी गरिमा है, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन लोगों को बड़ा शौक लगा, अरे टीचर के लिए तो हमेशा स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए। और ये स्टूडेंट का बड़प्पन है कि वो अपने टीचर के पैर छू रहा है। चलिए, तो मैं आईटीएस की गुजारिश करता हूं भारत सरकार से। जिस दिन आईटीएस बनी, सबसे ज्यादा शिक्षक समाज इतना खुश हो जाएगा क्योंकि हमारे देश में शिक्षकों की कोई वैल्यू नहीं है। यह हकीकत है, यह हकीकत है। इसलिए आज हमारे देश में शिक्षक नहीं बनना चाहता कोई। कल से आईटीएस स्टार्ट कर दे भारत सरकार, कल से वही गाड़ी बंगला, वही शौहरत, वही सम्मान दे दे आईएएस के बराबर, आईपीएस के बराबर। फिर देखो तुम आईटीएस में होड़ लग जाएगी, मैं आईटीएस बनना चाहता हूं, मैं आईटीएस बनना चाहता हूं। ये सारी चीज, बस सारा खेल पैसा और सम्मान का है भाई साहब। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। चलिए, तो अनुच्छेद 308 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 308 यह कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल के अधीन जो भारत अखिल भारतीय सेवाएं और जो राज्य सेवाएं होती हैं, उनकी सेवा शर्तों को डिसाइड करने का काम संसद और राज्य विधानमंडल तय करता है। तो लिख सकते हैं आप कि संसद व राज्य विधानमंडल, स्टेट असेंबली की बात करते हैं ना, जो स्टेट असेंबली है, राज्य विधानमंडल, संसद या व राज्य विधानमंडल के अधीन आने वाली सेवाएं, के अधीन आने वाली सेवाओं क्रमशः की सेवा शर्तों को तय करना, सेवा शर्तों को तय किया जाता है।
तो इसमें 308 जो आर्टिकल है, 308 आर्टिकल यह कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह अपने अधीन आने वाली सभी सेवाओं की सेवा शर्तों को डिसाइड कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। 308 आर्टिकल आपको पता होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी क्या हुआ, दिल्ली के जितने भी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर थे उसे संसद ने क्या किया, सभी को केंद्र के अधीन ला दिया। यानी दिल्ली यूटी में जो काम करने वाले जितने भी आईएएस ऑफिसर थे उनके कार्य क्षेत्र को भारत सरकार के अधीन ला दिया है। यानी अब दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी भी आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी भी आईएएस ऑफिसर को बर्खास्त नहीं कर सकता, किसी भी आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड नहीं कर सकता। ये सारे अधिकार केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिए। तो कुल मिलाकर संसद ने आर्टिकल 308 के तहत ऐसा किया है। और आते हैं 309 आर्टिकल पर। 309 आर्टिकल यह कहता है, अनुच्छेद 309 की बात करें तो अनुच्छेद 309 यह कहता है कि इस संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, सैन्य सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं के जो पद हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसे कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौमा राज्य सेवाएं, राज्य सेवाएं, आप केंद्र की बात करें केवल, अखिल भारतीय सेवाएं कौमा रक्षा सेवाएं, रक्षा सेवाएं कौमा केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं कौमा सैन्य नागरिक सेवाएं, सैन्य नागरिक सेवाएं, अपने पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। यह आर्टिकल 309 है। क्या है? 309 आर्टिकल है। और 310 आर्टिकल यह कहता है कि अन्य पदों पर रोक, अन्य पदों पर रोक। अनुच्छेद 310 क्या कहता है? तो 311 और 312 पढ़ लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 311 और 312 देखें, ये आर्टिकल ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 और 312 के तहत बच्चों आपको पता है किसी भी आईएएस को उसके पद से टर्मिनेट करना कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी भारत सरकार भी एक आईएएस ऑफिसर पर जो भी कोई चार्ज लग जाता है, चाहे वो करप्शन का चार्ज है, चाहे वो यौन शोषण का आरोप है, चाहे वो लव जिहाद का केस है, कोई भी केस आता है, यदि किसी भी ब्यूरोक्रेट पर किसी भी व्यक्ति ने आरोप लगा दिया और मान लो वो अपराधी है, तो उस अपराधी होने तक एक आईएएस ऑफिसर की जांच भारत सरकार के द्वारा की जाती है और भारत सरकार उस कमेटी को गठित करती है और एक आईएएस ऑफिसर की जांच करती है कि क्या वह आरोपी है, क्या वह आरोपी नहीं है, मतलब अपराधी है या नहीं है। यदि वह उस केस में अपराधी पाया जाता है, और इन्वेस्टिगेशन कोई छोटी मोटी नहीं, इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े लेवल पर चलती है, सेक्रेटरी लेवल पर, बड़े बड़े मंत्रालयों के सेक्रेटरी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सेक्रेटरी वहां बैठते हैं, एक आईएएस से सवाल पूछे जाते हैं, उस आईएएस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही एक आईएएस ऑफिसर को उसके यदि अपराधी पाया गया तो ही उसके पद से हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किसी आईएएस ऑफिसर पर, किसी आईपीएस पर या लोक सेवा के किसी अधिकारी पर मैंने आरोप लगा दिया और आरोप लगते ही वह हट गया पद से, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि कल को क्या हुआ, एक बिहार के थे या यूपी के थे मुझे पता नहीं है, बिहार में थे, सॉरी, बिहार कैडर के एक आईएएस अधिकारी ने एक बच्चे को एग्जाम सेंटर के सामने वो प्रोटेस्ट कर रहा था और एक आईएएस अधिकारी ने उसको थप्पड़ मार दिया और बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ जड़ा है उस बच्चे को। तो ऐसे करके ऐसे बहुत तेज थप्पड़ मारा, पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। ये वीडियो हो गई वायरल। अब उस वीडियो में उस जिले का जिला कलेक्टर थप्पड़ मारता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सबूत बन गया। अब कल कोई आईएएस नहीं कह सकता कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा था, क्योंकि उसने पूरी पब्लिक के सामने किसी ने वीडियो बना ली होगी। आजकल लोग वीडियो बनाने में बहुत माहिर हैं, बना ली होगी, ठीक है।
तो वीडियो बनाने के बाद उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी और यह वीडियो इतनी वायरल हो रही है अभी कि वहां के कलेक्टर ने एक बच्चे को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था। और प्रोटेस्ट करना तो हमारा लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का अधिकार है। हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कोई आपराधिक गतिविधि, कोई ऐसी गतिविधि अंजाम नहीं देंगे जिससे आप देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचे। लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहा था। अब देखो गलती किसकी है ये पता चलेगा बाद में। लेकिन आपको बता दूं, एक आईएएस अधिकारी किसी आम व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकता, ये उसको अधिकार नहीं है। आपको ज्यादा ही ऐसा लगता है कि स्टूडेंट उग्र हो रहा है, स्टूडेंट ज्यादा हल्ला हल्ला कर रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, या प्रोटेस्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आईएएस को अधिकार है कि वो अपने जिले की पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार दे सकता है। तो ये पुलिस का काम है ठोका पीटी करना, कलेक्टर का काम नहीं है ठोका पीटी करने का। खैर कोई नहीं, अब पता चलेगा उस कलेक्टर पर क्या कार्रवाई होती है। 311 और 312 आर्टिकल, यह आर्टिकल क्या करते हैं? यह अखिल भारतीय सेवाओं को एक सुरक्षात्मक उपाय देते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आईएएस को और आईपीएस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो 311 और 312 आर्टिकल में हमारे भारत की अखिल भारतीय सेवाओं को प्रोटेक्ट करने का तरीका दिया गया है। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि इस अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं कौमा राज्य सेवाएं को सुरक्षात्मक उपाय प्रदान किए जाते हैं। सुरक्षात्मक उपाय प्रदान किए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने किसी आईएएस अधिकारी पर या आईपीएस अधिकारी पर कोई भी आरोप लगा दिया और वह अपराधी बन गया। आरोप लगाने मात्र से वो अपराधी नहीं हो सकता। पहले उसकी जांच भारत सरकार द्वारा कराई जाएगी और भारत सरकार के द्वारा कराए जाने पर तो ही उसके बाद सरकार उसको बर्खास्तगी का आदेश, टर्मिनेट का आदेश दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती। चलिए, और किसी भी आईएएस को आपने हटते देखा नहीं होगा ऐसे, जो फर्जी होते हैं, जैसे कि अभी पूजा खड़गे करती तो उसको हटा दिया गया, वो फर्जी थी, है ना, तो वो बात अलग है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। यदि यूपीएससी पाता है कि हमने किसी आईएएस अधिकारी की भर्ती एक फर्जी तरीके से की है और अध्यक्ष ने तय कर दिया है, तो यूपीएससी ही इसको हटा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये लोक सेवाओं का जो चैप्टर था? और राज्य सेवाएं वो होती हैं जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं। और राज्य सेवाएं वो होती हैं जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं। और केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं? जैसे केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो राज्य सेवाओं तो आपको पता होगा, लेकिन केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं? केंद्रीय सेवाओं का मतलब होता है बच्चों, केंद्रीय सेवाओं का मतलब होता है कि वे सेवाएं जो सीधे तौर पर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन होती हैं, कि वे सेवाएं जो प्रत्यक्ष तरीके से, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अधीन होती है, भारत सरकार के अधीन कार्यरत होती हैं, उसको कहते हैं केंद्रीय सेवाएं। उन्हें कहते हैं केंद्रीय सेवाएं। जैसे कि कौन कौन सी सेवाएं केंद्रीय आती हैं? जैसे भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। इसका एग्जाम भी बच्चों यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। दूसरी सेवा की बात करें, जैसे होती है भारतीय रेलवे सेवा, इंडियन रेलवे सर्विस, भारतीय रेलवे सेवा। ये जो रेलवे सर्विस है, चाहे वो चपरासी हो और चाहे उसमें वो ऑफिसर हो, तो इंडियन रेलवे सर्विस की बात करें, ये केंद्रीय सेवाओं के अधीन आती है। और आता है जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय,
जो मान लो व्यक्ति कैग के ऑफिस में काम कर रहा है, तो कैग एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन काम है, और कैग के ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति वो कहां पर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेगा। तीसरी सेवा क्या होती है, तीसरी सेवा होती है जैसे कि इंजीनियरिंग, भारतीय अभियांत्रिक सेवा, भारतीय अभियांत्रिक, भारतीय अभियांत्रिक, भारतीय अभियांत्रिक सेवा, इसको कहते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, आईईएस, और इसको कहते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। चलिए, तो ये सेवाएं जो होती हैं ये हमारे भारत सरकार के अधीन काम करने वाली सेवाएं हैं। आईएफएस यानी आईएफओएस, इंडियन रेलवे सर्विस, आईआरएस और आईईएस। चलिए, अरविंद केजरीवाल कौन थे, आईआरएस थे, और इनका एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो ये थी हमारी केंद्रीय सेवाएं जो सीधे और प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अधीन काम करती हैं, केवल और केवल भारत सरकार के अधीन काम करती हैं। इनका कोई भी राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं होता। भारतीय विदेश सेवा में जैसे कि एम्बेसडर काम करते हैं, राजदूत काम करते हैं, रेलवे सेवा में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर काम करते हैं। कोई भी सेवा है, चाहे चपरासी की है, उसमें नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय जैसे कि आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस से काम होता है इसका, और भारतीय अभियांत्रिक सेवा आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ये भी एक तरह की भारतीय केंद्रीय सेवा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईईएस। तो केंद्रीय सेवाएं हो गई। राज्य सेवाएं मुंह जबानी बता दी मैंने आपको, वो सब जानते हो। राज्य सेवाओं में अखिल भारतीय सेवा भी काम करती है, सॉरी, राज्य सेवाओं में राज्य सिविल सर्विसेज काम करती है। जैसे कि किसी भी स्टेट का जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, जिसे टॉप ऑफ द स्टेट एग्जाम कहते हैं, वो सिविल सर्विसेज में आता है। और उस स्टेट में एक पुलिस का मुखिया भी होता है, जिसको स्टेट पुलिस का मुखिया कहते हैं। तो वो सारी सेवाएं उसमें आती हैं, और केंद्रीय सेवाएं आपके सामने स्पष्ट हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का गठन हुआ था 1964 में भारत सरकार के द्वारा, और राज्यसभा को अधिकार है, राज्यसभा को अधिकार है, आप लिख सकते हैं नोट लगा के, यहां पर नोट लगा के लिख सकते हैं कि आर्टिकल 312 यह कहता है कि राज्यसभा को अधिकार है, राज्यसभा को यह अधिकार है, यह अधिकार है कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। समझ गए? लेकिन यह आर्टिकल 312 में ही आता है, इस बात को याद रखना। चलिए, तो 308 से लेके और 312 तक हमने बता दिया है। 311 आर्टिकल जो है वो क्या करता है, किसी भी अखिल भारतीय सेवाएं या किसी भी लोक सेवाओं पर लगने वाले किसी भी आरोप की जांच करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और किसी भी सिविल सर्विसेज को, किसी भी सिविल सर्वेंट को हटाना उतना ही कठिन है जितना कि पत्थर को पिघलाना। मैंने एक डायलॉग बोल दिया है, अब इससे समझ आना। तो ये थे हमारे आज के, आज देख लेते हैं क्या क्या कराया हमने आज। लोक सेवाओं में कराया मैंने 3 प्रकार की लोक सेवाएं, सबका अलग अलग स्पेसिफिकेशन में करा चुका हूं। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का स्पेसिफिकेशन, उनकी डेफिनेशन, उनके प्रकार, पहले क्या नाम थे, फिर क्या नाम हुए सारे। उसके बाद आर्टिकल्स 308, 309, 311 और 312 कराया। उसके बाद केंद्रीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद बस ये था। यानी 3 प्रकार की सेवाएं हमारी हो चुकी हैं। यानी ये चैप्टर आपका हुआ फिनिश, और इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट में एक अगला चैप्टर फिर लाने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम होगा संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी, जिसे कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। फिर कराएंगे राज्य लोक सेवा आयोग, और फिर कराएंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में होने वाली परीक्षाओं की जिम्मेदारी लेता है, उसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। तो ये एक चैप्टर होगा, और इस चैप्टर के लिए आप बने रहिए अगले पार्ट तक। और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। नॉर्मली चैप्टर था, लेकिन पॉलिटी का हिस्सा था, इंट्रोडक्शन बताना था, कराना था आपको, बस इतना ही सही है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना
कमेंट जरूर बताइएगा एक बार, हम वेट करते हैं आपका। और इतना इंतजार मत करवाइए, क्योंकि इंतजार की घड़ी एक समय सीमा होती है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। नमस्कार।